की करते हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, ब्रिक्स सम्मेलन में कजान में वो शामिल होने वाले हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है और बेहद अहम ये ब्रिक्स सम्मेलन इस बार 5 देशों की एक संस्था जो अहम बैठक करेगी, अहम मुद्दों पर बातचीत करेगी। लेकिन सबके नजरें टिकी है क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो सब लोग चाहते हैं कि युद्ध रुके और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि कैसे युद्ध को लेकर बातचीत होती है। देखिए, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, ये वो देश हैं जो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होते हैं। 5 देशों का ये गुट 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान में, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री कजान के लिए रवाना होने वाले हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में वो शामिल होंगे और तमाम जो प्रदेश राज्य अध्यक्ष हैं, देश के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात भी होगी। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब बता दें कि जो रूस में शिखर सम्मेलन होने वाला है, ये सम्मेलन काफी अहम इसलिए है क्योंकि सिर्फ कुछ देशों की बैठक नहीं है, बल्कि इसमें सबकी निगाहें उस बात पर होगी कि जो देशों में जंग चल रहा है, यानी कि दुनिया की कई देशों के बीच जो जंग जारी है, क्या इस बैठक में, इस सम्मेलन में उस जंग को लेकर कुछ समाधान निकल पाएगा। और सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस शिखर सम्मेलन से कुछ बड़ा संदेश, यानी कि शांति संदेश दे पाने में सफल हो पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 2 हिस्सों में इस समय जंग चल रही है और उन 2 हिस्सों में से एक में आज दुनिया के 5 ऐसे देशों की मुलाकात होगी जिनकी एक अलग पहचान है। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चीन, यानी ब्रिक्स। इस बार के ब्रिक्स को अगर युद्ध के समाधान का मंच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और अब तक ना ही रूस पूरी तरह से यूक्रेन को हरा पाया और ना ही यूक्रेन रूस को पीछे धकेल पाया। लेकिन इस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसका तेल के व्यापार से लेकर अनाज की सप्लाई तक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत और शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा पट्टी में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वहीं भारत अब भी चाहता है कि दोनों देश आपसी बातचीत कर इस युद्ध को रोक दें। पीएम मोदी का ये कूटनीतिक नजरिया उन्हें एक प्रमुख वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है, जो शांति और स्थिरता के लिए काम करते हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी भारत से ही पूरी उम्मीद है। इस मुलाकात से पहले देर रात अमेरिका का इस सम्मेलन को लेकर बयान भी सामने आया। देखिए, हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित है वो दुनिया भर के साझेदारों के साथ काम करना और साझा लक्ष्यों को हासिल करना है। हम सहयोगियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी के तौर पर अमेरिका दूसरों को नहीं देखता, इसीलिए हम अपने रिश्तों, अपने साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। चाहे वो ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो, हम निश्चित रूप से उन रिश्तों को मजबूत करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स में पीएम मोदी चीन समेत कई देशों के प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर की नजरें इस बात पर होंगी कि अगर वो पुतिन से मिले तो क्या बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर सूडान से आ रही है, जहां एक रूसी विमान के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है आरएसएफ विद्रोहियों ने इस रूसी विमान को मार गिराया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि गलती से रूसी विमान को मारा गया है। वो ये सोच रहे थे कि ये कार्गो विमान है, लेकिन जब मलबा नीचे गिरा तब पता चला कि ये एक यात्री विमान था। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, उत्तरी दारफुर प्रांत के अल मखला में रूस के विमान IL-76 को आरएसएफ विद्रोहियों ने मार गिराया। उन्होंने कहा कि गलती से विमान को निशाना बनाया गया।
आरएसएफ विद्रोहियों ने शुरुआत में कहा कि एक कार्गो विमान सूडान मिलिट्री उन पर बमबारी करने जा रही, तभी उन्होंने उसे मार गिराया। लेकिन बाद में विमान का मलबा जैसे जमीन पर गिरा तब उन्हें पता चला कि ये यात्री विमान है जो यूएई से एक कंपनी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था। उधर रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो विमान गिरा जाने के दावे की छानबीन कर रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा हादसा हो गया जहां सिलेंडर फटने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। हालांकि मौके पर लगातार वहां पर राहत बचाव का काम जारी है। हादसे की वजह से जो मकान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जमींदोज हो गया है। एक बड़ा हादसा हुआ और जैसे ये जानकारी प्रशासन को लगी, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है। कोशिश ये की जाती है कि मलबे में जितने लोग फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक ये तस्वीर, और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीर है जहां सिलेंडर फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई और इसके बाद इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल चल रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। लेकिन इस बड़े हादसे के पीछे सिलेंडर फटने की वजह सामने आई है। तो जब यह हादसा हुआ परिवार के लोग घर में मौजूद थे क्योंकि शाम 8:30 बजे का समय था जब हादसा हुआ। और आपको बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। इसके बाद परिवार में मातम पसर गया है। हालांकि कोशिश ये रही कि मलबे में जितने लोग फंसे उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और सभी को बाहर निकाला गया। इधर गलवान में भारत से मात खाने के बाद अब चीन को भी समझ आ गया कि अब नए भारत से उलझना ठीक नहीं है और यही वजह है कि उसके रुख में नरमी आ गई है। इधर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि चीन गश्ती और पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हो गया है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर गश्त फिर से शुरू करने के समझौते पर पहुंच गए हैं। समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख के देप्सांग और डेमचो क्षेत्र में दोनों पक्ष फिर से पेट्रोलिंग करेंगे। एलएसी से दोनों देश अपनी सेनाओं को भी पीछे हटाएंगे। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. पेट्रोलिंग के लिए सहमति बनने का ये बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से शुरू हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। 2020 में गलवान में हुई झड़प से पहले भारत और चीन के बीच टकराव का जो भी कारण था उनका हल तलाशने में महीनों से दोनों पक्षों की तरफ से महत्वपूर्ण प्रगति की गई। समझौते के बाद भारतीय सैनिक उन पेट्रोलिंग पॉइंट पर जा पाएंगे जो विवाद का कारण थे। अब तक एक धारणा थी कि उभय पक्ष जब पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा ना हो कि पेट्रोलिंग पार्टी आपस में ही कंफ्यूज होकर मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत एक दूसरे पर फायरिंग कर दें। हम नहीं चाहते, भारत और चीन अब नहीं चाहते ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो। इसी के लिए आज की जो सफल शर्तों के साथ जो संधि हुई है वह भविष्य में जमीन पर लागू की जाएगी। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन की सीमा 1597 किलोमीटर है। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में ही चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। इस दौरान भारतीय सैनिकों के साथ उनकी जोरदार झड़प हुई थी। माना जाता है कि इसमें 50 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की मौत की संख्या पर कभी खुलकर नहीं बोला। गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कहा जाता है कि इस इलाके में दोनों देशों के करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। यही वजह है कि सेनाओं के बीच एक असहज गतिरोध बना हुआ था।
चाइना का परसेप्शन हमारी तरफ है, कहीं पे हमारा परसेप्शन चाइना की तरफ है। अब एक समझौता हुआ, वो ये कि हमारे लोगों को जहां पेट्रोलिंग पर जाने से रोक दिया गया था वो वहां तक जा पाएंगे, चाइना के आ पाएंगे। अब इसको आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन डी एस्केलेशन नहीं हुआ, यानी कि हमारी दोनों देशों की जो फौजें हैं वो वापस बैरक्स में नहीं गई हैं। पेट्रोलिंग पर सहमति के फैसले को भारत के लिए कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति करने से पीछे नहीं है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें सीमावर्ती इलाकों में डिसएंगेजमेंट की शर्तें भी जानने की जरूरत है। डोकलाम में हमने जो देखा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। झड़प के बाद PLA ने क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति हासिल कर ली थी। जब तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक नतीजे के बारे में निश्चिंत होना मुश्किल है, क्योंकि विदेश सचिव की भाषा बहुत गूढ़ थी। चीन के साथ जिस व्यवस्था पर सहमति बनी है उसके ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम भारत और चीन के बीच सकारात्मक संवाद की एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, जो दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।